हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना। तो आज का ये डे 5 है, मतलब क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी बेसिक से जो है सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो आज की उस सीरीज में ये डे नंबर 5 है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में आपको परिकल्पना की मीनिंग क्या होती है, पर्पस क्या है, इसको बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं क्या हैं, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी आपकी रिसर्च से संबंधित, उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बनते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को साथ ही ज्वाइन कर लें। देखने वालों की संख्या काफ़ी रहती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप देखते हैं तो चैनल को भी सपोर्ट करें, है ना। मुझे भी पता लगे कि अगर आपको वीडियो समझ में आती है, कंटेंट समझ में आता है, तो सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्योंकि बिल्कुल इजी से हर चीज़ मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो आप सवाल किसी भी तरह के आएंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे या आपको एग्जाम्पल के बेस पे पूछा जाएगा, कैसे भी आएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से हमेशा सवाल आते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनटीए के द्वारा पूछा जाने वाला और हर बार इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, परिकल्पना या प्राकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होती है मीनिंग। मैकगुइन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बना गए जांचनी कथन को प्राकल्पना कहते हैं। अब देख रहे हैं ये सारे टर्म्स जो आ रहे हैं, चर, है ना। चरों से मतलब क्या है, जिनको नापा जा सकता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को ही चर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश की स्लाइड यहाँ पर है तो आप लोग इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। इट स्टेबल स्टेटमेंट अबाउट ए पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए हाइपोथेसिस। मतलब दो या दो से अधिक चर हो सकते हैं और इनके बीच में एक जो जांचनी कथन, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में जो चीज़ कही जाती है, इसी को परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। कर्लिंगर ने क्या कहा इसके अनुसार, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को प्राकल्पना कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुमान के ही आधार पर आधारित होती है। प्राकल्पनाओं को हमेशा घोषणात्मक वाक्य, इसे क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के रूप में कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड दे आर जनरल और जनरल स्टेटमेंट बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चरों के बीच सामान्य या विशिष्ट संबंध बताते हैं। इंग्लिश के टर्म्स मैं आपको स्लाइड में इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें पता रहें, क्योंकि एकदम शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ना है। थोड़े से जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उन्हें आप इंग्लिश में जानिए, क्योंकि जब कोई विवाद होता है क्वेश्चन में, एनटीए के जो क्वेश्चन पैटर्न में, तो वहाँ पर वो इंग्लिश वाले वर्जन को ही मानते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो टर्म्स होते हैं ना वो इंग्लिश में बताती हूँ, बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। अब ये तो मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये है परिभाषाओं के आधार पे। अब इसके आधार पे हम परिकल्पना का स्वरूप कैसे निर्धारित करते हैं। तो परिकल्पना, हाइपोथेसिस, दो या दो से अधिक चरों के बीच एक संबंध बताया जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि यहाँ पर कैसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में बात की जाती है, मतलब ये संबंध बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है। अगर कोई छोटे बच्चे हैं क्लास में, आप क्लास लेने गए, टीचर हैं, और वहाँ पे बच्चों से कहें कि आप जो है मुझे ये याद करके सिखाओ, एक पोएम है आप याद करके सिखाओ, मैं सबको चॉकलेट दूंगी, ठीक, दूंगी या दूंगा, है ना। तो बच्चे क्या है, मतलब एक मोटिवेशन उनको मिलता है, मतलब पुरस्कार की लालसा में क्या है, वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पर। दो वेरिएबल्स कौन से हुए, पहला वेरिएबल्स तो पुरस्कार और दूसरा वेरिएबल है सीखना, है ना। तो ये दोनों वेरिएबल क्या हैं, आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना। तो इस तरह से पुरस्कार पहला हो गया और
दूसरा है सीखना, तो पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो ये एक हो गया स्टेटमेंट, है ना, हाइपोथेसिस का। तो ये इस तरह से एक संबंध बताया जाता है। परिकल्पना चरों के बीच एक टेस्टेबल स्टेटमेंट के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। मतलब यही जो जांचनी कथन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब बताने की, लेकिन जब स्टेटमेंट के सवाल आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक एक वर्ड्स ऐसा मायने रखता है कि उसकी मीनिंग आपको पता हो, ठीक है। तो चरों के बीच क्या है, एक जांचनी कथन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। परिकल्पना द्वारा चरों के बीच एक सामान्य विशिष्ट संबंधों की अभिव्यक्ति की जाती है, और साथ ही इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि घोषणात्मक वाक्य मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में ये होता है घोषणात्मक कथन। तो यहाँ पे विशिष्ट संबंधों की अभिव्यक्ति की जाती है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो परिकल्पना का स्वरूप निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनता है हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस। अब हाइपो का अर्थ होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, और थेसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम के संबंध में जो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है वही होता है कि थेसिस, ठीक है। तो हाइपो का मतलब हो गया संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, मतलब जिसको हम टेस्ट करेंगे, एक संभावना के आधार पे हमने एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट निकाला, इसको टेस्ट करना चाहिए। और थीसिस का होता है समस्या के समाधान का कथन। तो हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। परिकल्पना ऐसे समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि मतलब तथ्यों के मतलब डाटास के आधार पे की जा सके। तो इसी तरह से पुष्टि का मतलब है कि यहाँ पर इसको टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है कि जो हमने अनुमान के आधार पर यह घोषणात्मक वाक्य बनाया था, एक कथन को यहाँ बनाया था, ये कितना सत्य है, सही है या गलत है। तो इसकी पुष्टि हम रिसर्च के प्रोसेस में आगे करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपकी इससे संबंधित थी। अब देखिए, अब पर्पस क्या होता है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो जॉर्ज जे मूले ने क्या बताया, ये शोध के लिए दिशा प्रदान करते हैं। सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश वाली स्लाइड आप लोग देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड अवॉइड्स अनवांटेड लिटरेचर रिव्यू एंड हेल्प इन कॉम्पाइलेशन ऑफ यूजफुल डाटा। ठीक, अब इसका मतलब हुआ कि शोध के लिए दिशा प्रदान करते हैं और अनवांटेड जो साहित्य समीक्षा से बचाते हैं। साहित्य समीक्षा हम क्यों करते हैं कि ऐसा ना हो कि जिस चीज़ पर रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी, हम फिर से उसी टॉपिक पे कर रहे हो, इसलिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, साहित्य समीक्षा। तो ये अनवांटेड साहित्य समीक्षा से बचाते हैं, मतलब आपका समय बचाते हैं और उपयोगी डेटा के संकलन में सहायक होती हैं। ठीक, इसलिए इसका ये सब पर्पज़ होता है। फिर परिकल्पना शोधकर्ता को संवेदनशील बनाते हैं जिससे कि वो अनावश्यक परिस्थितियों और डेटा के संकलन से बच जाता है और उसकी क्रियाएं चुनी होती है। मतलब वो फालतू की चीज़ें नहीं करता है। एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, उसका मतलब एक ऐसा मतलब उसकी फील्ड होती है ना, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही वो अपना करेगा, वहीं पे वो अपनी परिकल्पना बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यही हो रहा है कि अनावश्यक परिस्थितियों और डाटा के संकलन से बच जाता है और उसकी क्रियाएं चुनी हुई होती हैं। मतलब एक कुछ खास चीज़ें ही उसको अपने प्रॉपर प्रोसेस में यहाँ पे करनी होती हैं। परिकल्पनाओं से शोधकर्ता को समस्या को सही रूप में समझने में सहायता मिलती है। इससे समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्या है उससे हमको जानकारी पता लग जाती है कि अब हमें किस तरह से काम करना है। परिकल्पना से यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि परिकल्पना से शोधकर्ता को समस्या को सही रूप से समझने में सहायता मिलती है। अच्छा, अब ये देखिए कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। अब देखिए यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम की बात कह रहा है, तो देखिए परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच जांचनी कथन होता है, जबकि शोध समस्या क्या है, अपने आप में जांचनी कथन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर परिकल्पना से शोधकर्ता को समस्या के सही रूप समझने में सहायता मिलती है ना। परिकल्पना को तो वो टेस्ट करेगा, लेकिन जो समस्या है उसका वो निराकरण करेगा। तो इस तरह से परिकल्पना तो ये क्या है कि दो या अधिक चरों के बीच एक जांचनी कथन होता है, जबकि शोध समस्या अपने आप में जांचनी कथन नहीं होता है। शोध समस्या प्रश्न के रूप में होती है, मतलब शोध समस्या प्रश्नवाचक कथन के रूप में होगा और जो परिकल्पना है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस घोषणात्मक वाक्य कथन के रूप में होता है। तो ये कुछ अंतर होता है जो रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है।
परिकल्पना से शोध के निष्कर्ष के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। ठीक है, तो मतलब शोधकर्ता को दिशा प्रदान करती है जिससे वो निर्णय करता है। चरों की स्थिति का बोध होता है। परिकल्पना के द्वारा ये पता लगता है कि चर कौन कौन से यहाँ पर जो है काम करेंगे, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर, इस तरह से कई तरह के चर पढ़े हैं। तो प्रमुख तथ्यों के चयन में सहायता मिलती है, निष्कर्षों के चयन में मतलब निकालने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए परिकल्पना से क्या होता है, एक डिफाइंड वे जो है, एक डिफाइंड पाथ बन जाता है। मतलब एक ऐसा रास्ता तय हो जाता है जिसके आधार पर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि जॉर्ज जे मुलर ने बताया। इसी तरह से सबने अपने अपने हिसाब से बताई थी, लेकिन मतलब जो मेन कंक्लूजन निकल के आता है कि हम हाइपोथेसिस बनाते क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसी से संबंधित हैं, जो जितने ये पॉइंट आपको बताए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे हो जाती हैं। अब इसकी हम बात करें तो परिकल्पना, जो एक उत्तम परिकल्पना होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं या कसौटियाँ, मतलब क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये क्या होती हैं। तो देखिए, परिकल्पना को क्या है, जांचनी होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, है ना। उसमें मतलब फीचर्स में ये बात तो होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। तो हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना जांचनी हो। इसके लिए आवश्यक है कि परिकल्पना की जो एक्सप्रेशन है विस्तृत ढंग से ना करके विशिष्ट ढंग से की जाए। ठीक है, तो इस तरह से परिकल्पना हमारी क्या है, टेस्टेबल होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी ना हो कि जांच करने में समय, श्रम और धन अधिक लग रहा हो, और मतलब ये सारी चीज़ें कम लगनी चाहिए, इकोनॉमिकली हमको ठीक पड़ना चाहिए और सुविधाजनक हो, है ना, ये सारी चीज़ें। अब तीसरा पॉइंट कहता है परिकल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों और तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। क्षेत्र से मतलब है, क्योंकि इसीलिए तो उसने यहाँ पे परिकल्पना बनाई, विशिष्ट क्षेत्र का निर्धारण किया। तो क्योंकि कुछ परिकल्पनाएं ऐसी होती हैं जिनमें शोध समस्या का उत्तर तभी मिलता है जब कई अन्य उपकल्पनाएं तैयार की जाएं। मतलब एक अनुकूलन होना चाहिए, क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों और तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसका एक वैज्ञानिक स्वरूप बन पाएगा। ठीक है, परिकल्पना को किसी न किसी सिद्धांत अथवा तथ्य अथवा अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि रिसर्चर, ये जो चौथा पॉइंट है इसकी बात हम कर रहे हैं, कि रिसर्चर ऐसी परिकल्पना विकसित कर लेते हैं जो उसे इंटरेस्टिंग तो लगती है लेकिन किसी सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है। तो ये क्या होगा, एक वैज्ञानिक रूप से उत्तम परिकल्पना साबित नहीं हो पाएगी, है ना। इसीलिए तो अब पांचवा पॉइंट है, परिकल्पना द्वारा अधिक से अधिक सामान्यीकरण किया जा सके। सामान्यीकरण का मतलब क्या है कि जब इसका रिजल्ट आए तो वो अधिक से अधिक लोगों पर इसको हम अप्लाई कर सकें, है ना, अधिक से अधिक लोगों के लिए यूजफुल हो। तो इसका मतलब हुआ कि परिकल्पना ना तो अधिक व्यापक हो और ना ही बहुत विशिष्ट हो। तो अच्छी परिकल्पना जो क्या होगी, एक सीमित वे में होगी, नैरो होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बिखराव लिए नहीं होगी, ताकि सामान्यीकरण भी उचित और उपयोगी हो। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा क्लिष्ट आप ले लेते हो तो फिर क्या होगा कि वो ना सिद्धांत उसे मैच कर पाएंगे और ना ही वो क्या होगा, उसको सामान्यीकरण भी नहीं कर पाएंगे। तो ये रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। परिकल्पना को संपत्त्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, परिकल्पना का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, मतलब वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित हो। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ ढंग की बात करते हैं। मतलब कि वहाँ पर रिसर्चर कोई भी पक्षपात वाली भावना से काम ना करे। ठीक है, मतलब जो भी उसका कुछ स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए, वस्तुनिष्ठ ढंग से हो, मतलब तभी वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आएगा और अधिकतर लोगों को मान्य हो। ऐसा नहीं कि रिसर्च के मतलब जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्चर के अनुसार तो सब कुछ ठीक है लेकिन बाकी लोगों उससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी कि परिकल्पना को संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक। आई होप अगर इतने से कभी आपका स्टेटमेंट का कोई सवाल आता है तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। देखिए, टाइप्स से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें टाइप्स से जो है आपको बस टाइप्स के उसके फीचर्स समझ लेने चाहिए, ताकि फिर आप क्या है कि अगर कोई भी आता है एग्जाम्पल के तौर पे आता है या सीधे ही क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के तौर पे, तो आप पहचान लो। अब जैसे कि टाइप्स की अगर हम बात करें तो सरल परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस। सरल परिकल्पना एक परिकल्पना है जो दो परीक्षण
दो परीक्षण चर के बीच सहसंबंध की भविष्यवाणी करती है। मतलब कि ये प्रेडिक्ट्स करती है, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच कोरिलेशन की भविष्यवाणी करती है, प्रेडिक्शन करती है ना। तो मतलब यहाँ पर वो कौन कौन से होते हैं, बिटवीन टू टेस्ट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब आपको सबको पता है स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब देखिए स्वतंत्र चर क्या आता है, ये वो चर होता है जो किसी वातावरण से में क्रियाशील होता है और व्यवहार को प्रभावित करता है, क्योंकि स्वतंत्र है, इस पर किसी का भी जोर नहीं है, ठीक है। ये अपने आप स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये वो कारक होता है जिसका मापन किया जाता है और प्रयोग द्वारा इसी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ेगा, ठीक है। तो स्वतंत्र चर जो होता है इस पर ही, मतलब इसी का ही मेजर हम करते हैं। तो आश्रित चर के परिवर्तन के लिए स्वतंत्र चर एक कारण होता है, ठीक है ना। स्वतंत्र चर में ही क्या होगा, कोई भी वेरिएशन होगा और जो भी ये वेरिएशन होगा उसका ही प्रभाव आश्रित चर पे पड़ेगा। तो आश्रित चर क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो किसी स्वतंत्र चर का जो प्रभाव होता है जिस चर के आधार पर ज्ञात किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है स्वतंत्र चर पर आधारित होती है। मतलब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये इस पे ही इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर पे ही आश्रित होता है। स्वतंत्र चर का ही जो परिवर्तन होगा वही आश्रित चर पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसी का ही हम मेजरमेंट, इसका ही मापन किया जाता है, किसका, स्वतंत्र चर का, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मोटिवेशन अपने आप ही डाउन हो जाता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया वीडियो में क्या कमी है ना। चीज़ों को समझने का कोशिश करिए। ऐसे तो मैं भी आपको 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कितने भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, जटिल परिकल्पना। एक जटिल परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें कई चर होते हैं, जिससे परिकल्पना अधिक विशिष्ट हो जाती है और इसे साबित करना कठिन हो जाता है। अब देखिए वहां पर तो दो ही चर की बात हो रही थी, लेकिन वहां पे क्या था, स्वतंत्र और आश्रित चर। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो चर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें अब अगर आप क्लासरूम में किसी का, जैसे कि पहला हमने उदाहरण लिया था कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, तो इस तरह से तो ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दो ही चर काम कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम और बात करें कि आयु के हिसाब से डिपेंड करती है, उनके जो है बुद्धि का स्तर अलग हो सकता है, तो इस तरह से कई और वेरिएबल्स भी यहाँ जुड़ जाते हैं। तो अब ये क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे कई चर आ गए, आयु अलग हो गई, बच्चों की अलग अलग एज ग्रुप है और उनका बुद्धि का लेवल भी अलग है। तो इस तरह से ये कई जो है वेरिएबल्स हो गए। अब परिकल्पना अधिक विशिष्ट हो जाएगी, है ना, मोर स्पेसिफिक हो जाएगी और इसको अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आप देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस, और इसी को वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब कार्य रूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना हिंदी में कहेंगे, ठीक है। तो ये परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित या प्रेरित होती है और जो रिसर्चर होता है इस परिकल्पना की उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है और उसकी अभिलाषा होती है कि उसकी यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए करके सीखने से, लर्निंग बाय डूइंग की अगर बात करें, प्राप्त अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है और अधिक समय तक टिकता है। तो इस परिकल्पना में कथन करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्या हो गई, एक रिसर्च हाइपोथेसिस हो गई और वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है, यही एक जो है रिसर्च में काम करेगी। मतलब यहाँ पे बिल्कुल ठीक भी बात है, करके सीखने से जो अधिगम है वो अधिक सुदृढ़ होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करके लिख के सीखते हैं, चीज़ों को क्या है नोट्स बना के सीखते हैं, तो वो क्या होगा, अधिक देर तक टिकता है। मतलब आपको परीक्षा के समय तक याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है और चीज़ें आपको पता रहती है मैंने कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी थी और उस पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, कितने पॉइंट्स थे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि करके सीखने से प्राप्त अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है और अधिक समय तक टिकता है। तो ये क्या हुआ, सीखने का एक सिद्धांत है ना, एक थ्योरी पे आधारित है। तो ये क्या होगी, एक रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस है, ठीक। और यही आपकी सत्य सिद्ध होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, शोध परिकल्पना, ये दो प्रकार की होती है। इसमें डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ये दो प्रकार की होती है, जिसमें कि डायरेक्शन की बात होती है। किसमें बात होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस में, ठीक है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, दिशात्मक और अदिशात्मक। दिशात्मक में क्या होगा, इस परिकल्पना किसी एक दिशा अथवा दशा की ओर इंगित करती है, जबकि जो नॉन डायरेक्शनल है इसमें
कोई ऐसी बात नहीं होती है। समझ में आया आपको? मतलब अगर मैं इसको उदाहरण से कहूँ तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि हम लोग जब आप मतलब 8th 10th के बाद आप अब तो 10th तक सभी कुछ पढ़ना होता है, साइंस और मैथ्स वगैरह सब कुछ है ना। लेकिन इसके आगे जब आप और जाते हैं आगे, तब क्या होता है कि साइंस का ग्रुप और आर्ट का दो अलग अलग स्ट्रीम बन जाती हैं। अगर कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि और कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि में अंतर है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे कहा जा रहा है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि और कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि में अंतर है, इतना ही कहा गया। ये नहीं बताया कि आपको कि अंतर किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है। क्या विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ज़्यादा समझदार हैं या कला वर्ग के ज़्यादा जो है ज़्यादा समझदार है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नॉन डायरेक्शनल पॉइंट को जो है पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही कि किसकी तरफ का पलड़ा भारी है, तो ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल, अदिशात्मक। लेकिन इसी परिकल्पना को, अगर इसी कथन को ऐसे लिखा जाए कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि कला वर्ग के छात्रों की अपेक्षा कम है, या अपोजिट कर दो, कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि विज्ञान वर्ग से छात्रों से कम है, तो ये क्या होगी, डायरेक्शनल होगी, क्योंकि यहाँ पर कम या अधिक इसको इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शनल। तो और आपका ये जो सवाल है ऐसे ही एग्जाम्पल बेस पे यहाँ पर पूछा जाता है कि डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल क्या है, वन वे टू वे क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना, कि नॉन डायरेक्शन में कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी, कितना अंतर है, क्या है, कम है या ज़्यादा है, ये सब कुछ नहीं कहा जाएगा। डायरेक्शन में लेकिन इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर दूसरी है आपकी कॉजल हाइपोथेसिस, कारणत्व प्राकल्पना। ये कौन सी परिकल्पना है, ऐसी परिकल्पना जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि शोधकर्ता ये मतलब एक हाइपोथेसिस बनाता है कि थकान से अधिगम में ह्रास होता है। मतलब जो लर्निंग है इसमें अगर आप थके हुए हैं तो सीखने की गति नहीं उतनी तेज होगी और जो रिजल्ट आएगा वो भी कम आएगा। सीखने से अधिगम में ह्रास होता है, मतलब रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, कॉजल हाइपोथेसिस का उदाहरण है। मतलब अधिगम में जो लॉस हो रहा है उसका कारण क्या बताया है, थकान बताया जा रहा है, ठीक। तो मतलब ये हुआ, हालांकि अधिगम ह्रास होने का मात्र थकान ही नहीं होता है। मतलब अगर आपके सीखने में कोई कमी आ रही है, कुछ इस तरह का रिडक्शन हो रहा है, तो उसका कारण खाली थकान हो ऐसा नहीं होता है। आपकी बुद्धि हो सकती है, एज हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सीखने के फैक्टर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लर्निंग में पढ़ रखी हैं, और टीचिंग में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग से सवाल आ भी रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि खाली एक थकान ही एकमात्र कारण नहीं होता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है कि इसका जो थकान का प्रभाव है आपके सीखने पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, कॉजल हाइपोथेसिस, कारणत्व प्राकल्पना, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कॉज इफेक्ट आपका और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, है ना, इस तरह के। अब देखिए, अब जब ये चीज़ें आप समझ लेंगे ना कि परिकल्पनाओं के प्रकार, तो अभी जब आप टेस्टिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बाकी चीज़ें। और फिर जब आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पे पढ़ोगे तब फिर ये सारी चीज़ें ही लिंक होती हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और फिर क्या चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें फिर आपको, क्योंकि एक दूसरे से लिंक हैं, इसीलिए सारी चीज़ें बेसिक से मैंने स्टार्ट की हैं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अब देखिए नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, वर्णनात्मक प्राकल्पना। अब ये परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जो व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या उस परिस्थिति में जिसमें वो है उसके रूप में करता है, ठीक है। तो इस तरह की परिकल्पना शोधकर्ता को व्यवहार के गुणों की पहचान करने में मदद करता है और उसे पूर्व कथन प्रिडिक्शन करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर व्यवहार की व्याख्या होगी, मतलब एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है पूरी, जैसे आपको कह दिया जाए कि आप किसी भी मतलब वातावरण में या आप कहीं गए तो वहाँ की व्याख्या बताइए, है ना, वहाँ पे किस तरह से लगा। तो ये क्या होगा, एक वर्णनात्मक प्राकल्पना होगी, इसमें व्यवहार के गुणों की पहचान होगी और एक पूर्व कथन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। कुछ इसकी विशेषताएं ऐसे ही होती हैं, इसीलिए सारी जो रिसर्च के हाइपोथेसिस की जो टाइप्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या है, शून्य परिकल्पना
ये भविष्यवाणी करेगी कि दो परीक्षण चर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होगा। यहाँ पर जो बात की जाती है नो इफेक्ट, ठीक है, इसकी मतलब यहाँ पर नो इफेक्ट की बात की जाती है। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी, मतलब उसी को रिसर्च हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस कह सकते हो। तो क्या होता है कि शोधकर्ता जो रिसर्चर है, रिसर्च हाइपोथेसिस के साथ साथ ठीक विपरीत एक नल हाइपोथेसिस जिसको शून्य परिकल्पना कहते हैं, इसको भी बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो वर्किंग हाइपोथेसिस की जो ठीक विपरीत बनती है, यहाँ पर ये नल हाइपोथेसिस होती है और हम यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होने का उल्लेख करते हैं। मतलब अंतर किसके बीच नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल्स के बीच, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स के बीच में कोई हैज़ नो इफेक्ट की बात की जाती है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है उनमें। तो जैसे कि मान लो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था विज्ञान वर्ग और यहाँ पर कला वर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि तथा कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में अंतर नहीं है ना। तो ये चीज़ क्या हुई, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की बात होगी। यहाँ पर कोई भी अंतर की बात नहीं की जा रही, हैज़ नो इफेक्ट, कोई भी साइंस और आर्ट का कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है कि रिसर्चर के लिए ये ज़रूरी होता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। मतलब जो उसकी वर्किंग हाइपोथेसिस थी या रिसर्च हाइपोथेसिस थी, उसको एक्सेप्ट करने के लिए इसका रिजेक्शन, नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन यहाँ पर ज़रूरी होता है, इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऐसी उम्मीद करता है, ऐसा ये मान के चलता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए ताकि विश्वास के साथ शोध परिकल्पना को एक्सेप्ट करके फिर आगे उसकी डायरेक्शन के अनुसार काम किया जाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब रिजेक्ट करने के लिए फिर यहाँ पे इसको बनाया जाता है हैज़ नो रख के, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण संबंध नहीं होगा, यहाँ पर नो इफेक्ट की बात की जाएगी। और इस तरह से नल हाइपोथेसिस इसीलिए बनाई जाएगी ताकि जो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जो शून्य परिकल्पना के अलावा कुछ भी हो, ये शून्य परिकल्पना का खंडन करेगा, ठीक है। तो इस तरह इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, HA या H1। और नल हाइपोथेसिस को कैसे करेंगे, H0, है ना, ये इसकी H0 से करेंगे और इसको H1 और ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और HA अल्टरनेटिव। तो इस तरह से इसको हम दो तरह से, तो यहाँ पे वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है शून्य परिकल्पना के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक। मतलब अब जैसे दोनों को ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से, मतलब जो नल हाइपोथेसिस है H0 और ये आपकी HA। नल हाइपोथेसिस, परीक्षा से पहले दही खाने से परीक्षा के अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप लोग सभी जानते हैं ना, किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो क्या है, दही खिलाया जाता है ना, दही पेड़ा, दही चीनी। तो ये कह रहा है परीक्षा से पहले दही खाने से परीक्षा के अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं, हैज़ नो इफेक्ट की बात कर रहा है, तो ये नल हाइपोथेसिस हुई। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, परीक्षा से पहले दही खाने से परीक्षा के अंकों पर असर पड़ता है ना। ये हो गई आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक। तो ये हो गई आपकी अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस की बात। अब आती है आपकी सांख्यिकी परिकल्पना, ठीक है, ये लास्ट रह जाती है आपकी। अब ये देखिए सांख्यिकी परिकल्पना, जब शोध परिकल्पना जो रिसर्च हाइपोथेसिस है या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, स्टैटिस्टिकल जो टर्म्स होते हैं, है ना, ये यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिकल टर्म्स, इसमें व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना अथवा सांख्यिकी परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे H1, HA या H0, है ना, और माध्य के लिए X का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इसके क्या हैं, ये इसको डिनोट करने के कुछ सिंबल्स हैं जो कि सांख्यिकी परिकल्पना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने आपको जनरल सारी चीज़ें बता दी और फिर जो कुछ भी आपका बचता है, ऐसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको क्वेश्चन के थ्रू, मैंने आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हाइपोथेसिस से भी संबंधित करवा दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो नया पैटर्न में अभी आपका जून 2023 की परीक्षा में इस तरह के सवाल आए हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, अब आपको अगर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
ऐसा लगता है कि आज ये मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है ताकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और चैनल को भी सपोर्ट मिले, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका जो वीडियो आएगी वो हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से आएगी, ठीक है। उसमें आपके जेट टेट, चीज टेस्ट, इस तरह से जितने भी टेस्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।